हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून बच्चे। सब सही सलामत है। शुरू करें। इस बार अमाइंस और बायोमोलिक्यूल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो जाएगी और बायोमोलिक्यूल हो जाएगा ना, जो तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में से पी ब्लॉक का सिलेबस बचेगा बस। तो शुरू करें भी काम अपना। चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं भी अमाइंस का। 7 लेक्चर अलॉटेड है इसके हमें अमाइंस की। इसको जनरली हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वैसे तो सिलेबस में अमाइंस हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड है, बीडीसी यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका अमाइड ऑलरेडी हो ही चुका है, तो मेनली अब अमाइंस पे डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहली बात, ये अमाइंस है क्या? बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपने अमोनिया में से एच हटाते जाने और आर ऐड करते जाने। एच हटाते जाने और आर ऐड करते जाने। तो पहले नंबर पे आपके पास RnH2 बन जाएगा, दूसरे नंबर पे R2NH बन जाएगा, तीसरे नंबर पे R3N। जो सबसे पहले नंबर पे पढ़े ना, उसको बोलते हो 1 डिग्री अमाइन। शायद आपको पहले भी बताया हुआ था अमाइड के बारे में। यह ना टाइप ऑफ कार्बन पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहां नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े हुए, जैसे नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन पे 2 कार्बन जुड़े हुए सेकेंडरी, नाइट्रोजन पे 3 कार्बन जुड़े हुए 3 डिग्री अमाइंस। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बन गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बन गए। अभी जो अमाइंस बने ना, सबसे खासियत पता है क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस ना एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स है। एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और जनरल फॉर्मूला इसी से जो बनेगा, CnH2n+3n, CnH2n+3n। ठीक है जी। इसमें प्राइमरी अमाइन भी है, इसमें सेकेंडरी अमाइन भी है, इसी में टर्शरी अमाइन भी है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे के सारे अमाइंस इस फॉर्मूले में आ गए और ये एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर है। इतनी बात तो पता चल गई होगी। अमोनिया का एच उड़ाते चले जाओ, आर लगाते चले जाओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कभी भी टाइप ऑफ कार्बन ने डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइन नहीं करना, नंबर ऑफ कार्बन ने डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइन करना है। क्लियर ना? कोई अगर बोलेगा कि मेरे को ना इसको टर्शरी अमाइन बोलना है, पेपर में पूछ भी लेगा, तो आपने कहना है टर्शरी अमाइन नहीं है। नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमाइन है। पहली बात, इतनी बात कंफर्म हो गई। उसने कहा जी हमारे पास एक एंटी हिस्टामाइन। अब देखो नाम के एंड में भी क्या आ रहा है, AMINE। एंटी एलर्जेंस होते हैं ना, एंटी एलर्जेंस, आपने केमिस्ट्री एक्शन में भी पढ़ा था, एंटी एलर्जिक। तो ये जो हिस्टामाइन है, इसका सफिक्स भी AMINE है। क्लियर? वो बेनेड्रिल, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, बेनेड्रिल। तो बेनेड्रिल को अगर आप यहां चेक करोगे तो यहां ये 3 डिग्री अमाइन दिखेगा आपको, 3 डिग्री अमाइन। इसके अलावा नीचे आपके पास पड़ा हुआ है नोवोकेन, सिंथेटिक एरोमेटिक अमाइनो कंपाउंड है, प्राइमरी और टर्शरी अमाइनो ग्रुप है। और ये एंटी हिस्टामिन है, मैंने बोला ना एंटी हिस्टामाइन। जो एंड का 4-5 लेटर से उनको पढ़ो, सफिक्स को पढ़ो, वो अमाइन है, अमाइन। तो हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन। क्लियर? तो
तो ये आपके पास नोवोकेन पड़ा हुआ है। ये कौन सा अमाइन है? अगर कोई पहचानने के लिए बोलेगा 3 डिग्री, और इसको कोई पहचानने के लिए बोलेगा तो आप बोलोगे 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो ये एनसीईआरटी से दोनों डायग्राम उठे हुए हैं, नोवोकेन का भी और बेनेड्रिल का भी। और पिछले 2 पेपर देखते हुए, जो कल का पेपर हुआ था और इसका पिछला पेपर हुआ था, उसको देखते तो एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर ना? बहुत ज्यादा। पेपर कल वाला पिछले साल से अप्रोक्सीमेट 1.5 गुना डिफिकल्ट था। पिछली बार तो टिक मारने थे, सिर्फ देखते जाओ टिक मारते जाओ, लेकिन कल वाले पेपर में आप सिर्फ टिक नहीं मार सकते थे। क्लियर ना? क्वेश्चन पढ़ा टिक मार दिया, नहीं नहीं। उसमें और बच्चों को टाइम की कमी भी कल स्पेशली देखने में आ रही थी उनको ना, तो बच्चे कह रहे थे टाइम भी कम रहेगा, इसलिए वो पैनिक हो गए थोड़े से। चलो जी, तो उसके बाद देखो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स एड्रीनलिन, जिसको आप जानते हो। क्लियर ना? एड्रीनलिन हार्मोन एंड एफ्रीडिन। यहां जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये कौन सा अमाइन बन गया? 2 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर देखकर आपसे टाइप ऑफ अमाइन पूछ ले तो इमीडिएटली उसको आंसर देना कि इनमें कौन कौन से अमाइन पड़े हुए हैं। बस कुल मिला के मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ गया प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ गया तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुड़ गया तो टर्शरी अमाइन बन जाना है। क्लियर है? नाइट्रोजन कितने से जुड़ा, हाउ मेनी कार्बन आर अटैच विद नाइट्रोजन, दैट इज द डिटर्मिनेशन क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल ये है। एंड बट टाइप ऑफ कार्बन अटैच विद नाइट्रोजन, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, नंबर से मतलब। लो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपके दिमाग में मैं डाल चुका हूं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन मैंने आपको बता दिया है। 3 टाइप का आपके पास अमाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। क्लियर होगी बात? तो क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एलिफेटिक एरोमेटिक में थोड़ी सी कैटेगराइज हो सकता है, वो अगले पेज पे देखने को मिल जाएगा आपको। एलिफेटिक अमाइंस CnH2n + 3n है। मैंने सारे के सारे H एक एक करके हटाए, R उसकी जगह लगा दिए। बस एक लास्ट में ना 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी है, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, और इसमें N पे 4 R जुड़े रहेंगे। अगर आपको गलती से कहीं याद आ जाए तो आपको याद आएगा केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर सिटाइल ट्राई अल्काइल अमाइन, आपके पास डिटर्जेंट था, किटाइनिक डिटर्जेंट, किटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना? किटाइनिक डिटर्जेंट जो कंडीशनर्स में, हेयर कंडीशनर्स में यूज होता था। अगर उस चैप्टर में जाके देखोगे, चलो 12वीं के सिलेबस में वो चैप्टर है नहीं, लेकिन नीट में उसमें से क्वेश्चन आ रखा था कल। क्लियर ना? बायोमोलिक्यूल से भी आ रखा था, पॉलीमर से भी आ रखा था, हाइड्रोजन चैप्टर से भी आ रखा था। तो सभी छोटे मोटे चैप्टर हैं, सबने क्वेश्चन दिए थे। क्लियर? तो इग्नोर नहीं कर सकते उनको हम लोग। तो ये क्वाटरनरी टाइप का अमाइन बन गया है। एरोमेटिक आप समझ ही गए, व्हेन NH2 अटैच विद द बेंजीन रिंग। ये प्राइमरी हो गया बच्चे, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया। अगर आप एरोमेटिक अमाइंस के एग्जांपल जानना चाहते हो तो मैं लिख देता हूं, एग्जांपल्स ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है जी। सबसे पहले 1 डिग्री के अंदर एनिलीन, जो आपका फेवरेट है, और इस चैप्टर के बाद तो कभी पढ़ने को ऑर्गेनिक मिलेगी नहीं है, एंड चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर 2 डिग्री अमाइन में आपने NH पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा देने। 3 डिग्री अमाइन, फिर आपने N पे 3 फिनाइल ग्रुप लगा देने हैं। एनिलीन, उसके बाद डाइफिनाइल अमाइन बोल दो या फिनाइल एनिलीन बोल दो, ट्राइफिनाइल अमाइन बोल दो या डाइफिनाइल एनिलीन बोल दो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अगले पेज पे चलें। लो जी, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को मैं हेडिंग डाल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ठीक है जी, ये क्या लिख रहा है वो टारगेट नहीं है, इसका कंक्लूजन क्या है वो बोर्ड पे टारगेट है, ताकि आपके लिए हर बात ही यहां बोर्ड पे आ जाए। पहली बात, sp3 हाइब्रिड है नाइट्रोजन। ठीक है,
उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अब ये सब देखने के बाद जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब स्मार्ट है, सबको पता है क्या करना है। अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिडल। क्लियर ना। अगर कोई ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेगा ना अपने केमिकल बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी थे कल, कोई ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेगा तो वो बताएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर कोई इसका स्ट्रक्चर शेप प्रिडिक्ट करेगा साफ साफ सा आंसर लिखकर आएगा पिरामिडल। ठीक है जी। अमोनिया का शेप पिरामिडल है, तो अगर वो पूछ रहा है स्ट्रक्चर क्या है तो मैं बोलूंगा जी पिरामिडल है। अगर वो पूछ रहा है ज्योमेट्री कैसी है, मैंने कहा वो तो यार हाइब्रिड स्टेट ही डिटरमाइन करती है और तो नहीं करता कोई। तो जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिटरमाइंड बाय द VSEPRT, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है जी। हाँ जी। जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल ऑफ द अमोनिया, वो तो हमें भी पता है 107 डिग्री का है। लेकिन यहां एल्काइल का थोड़ा सा रिपल्शन लगने से, कल के पेपर में भी था, अगर आपने रिवीजन टेस्ट दिया था कल का, उसमें डाइमिथाइल इथेनॉल मिथेनॉल ऐसे करके सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल डाइथाइल ईथर में आ रहा था, इथाइल ओ इथाइल में। क्लियर। वो 110 डिग्री को भी के आसपास पहुंच गया क्योंकि एल्काइल ग्रुप का रिपल्शन लग गया। तो आपसे क्या कह रहा है वो, इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द 3 एल्काइल ग्रुप्स द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम, तो मुझे लिखना पड़ेगा एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। बस इतनी बात लिखने से हम इससे फ्री हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन और हिंड्रेंस। जैसे कल के पेपर में था, डाइथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल बढ़ गया, डाइथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल बढ़ गया, वो बॉन्ड एंगल बढ़ाया किसने, साफ सी बात है, दैट बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजेस बाय द रिपल्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है जी, समझ गए। चलो अब है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम चलते हैं जैसे हमने शुरुआत की थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां से वहीं से चलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। कोशिश किया करो मैक्सिमम बच्चे अपना वीडियो ऑन रखें, कोशिश किया करो। मेरा कहना ये है, जिनकी वीडियो ऑफलाइन थे, जिनके वीडियो दिखे नहीं, उनके रिजल्ट मेरे पास आ गए थे कल शाम को। क्लियर ना। और जिनके ऑन थे उनके भी रिजल्ट आ गए थे कल शाम को मेरे पास। इसलिए बोल रहा हूँ, तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अब मैंने एक तो मीटिंग लॉक करनी बंद कर दी है, तुम्हारी चॉइस आओ जाओ, ये मैंने नया चेंज लाया अब अपने आप में ना। अब 1.5 महीना तो रह गया हमारा, उसमें क्या मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, जो सुधार करने थे मैंने कर लिए। क्लियर ना। वीडियो ऑन ऑफ रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करूंगा। क्लियर। ये पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, अब चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है ना। मीटिंग भी अब लॉक नहीं होगी, हमेशा अनलॉक ही रहेगी मीटिंग। पहले मैं मीटिंग लॉक करता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। हाँ जी। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन अमाइंस की बात हो रही है, ध्यान से सुनना और समझना। क्लियर। तो पहली बात हेडिंग डल रही है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, ध्यान से सुनो और समझो। अच्छा चैप्टर है और नया चैप्टर, नया मतलब अभी तक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली बातें आ रही थी, अब रिवीजन कम होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि पुरानी बात कोई आ रही। केमिकल रिएक्शंस के प्रिपरेशन में तो हम ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। सबसे पहले 1 डिग्री अमाइंस की बात कर ले। तो 1 डिग्री अमाइंस के अंदर बच्चे समझदार है। जैसे हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल था, ऐसा क्वेश्चन भी मुझे कल दिख रहा था आपके पेपर में कहीं ना कहीं, जिसमें आपसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूछ रहा था और शायद उसमें कोई 2 ब्यूटेनॉल टाइप का कुछ था। ऑप्शन मुझे याद नहीं, क्वेश्चन मुझे याद है। क्लियर ना। और उसमें कोई 4 कार्बन वाले स्ट्रक्चर था, तो प्राइमरी अमाइंस में इथाइल लग गया, मिथाइल लग गया, NH2 लग गया, H लग गया, तो ये ऑप्टिकल कैरलिटी आ गई इसके अंदर। और जैसी कैरलिटी आई, मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। चलो जी, अब हम 2 डिग्री अमाइंस की तरफ बढ़ते हैं। 2 डिग्री अमाइंस के अंदर CH3 लगा दिया, CH2 लगा दिया, NH लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। बच्चे समझदार हैं, जानते हैं।
मिथाइल लग गया, इथाइल लग गया, एच लग गया, लोन पेयर लग गया, तो पक्का ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कारिल हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग 3 डिग्री अमाइंस में चलते हैं। 3 डिग्री अमाइंस, एन हो गया जी, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इधर आप प्रोपाइल लगा दो, और ये लोन पेयर हो गया। इतने सारे अलग अलग ग्रुप हो गए। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया बच्चे आपके पास, कायरिल। ऐसे आप लोग क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट में भी जा सकते हो, उसको बनाने की नीड नहीं है, वो तुम खुद ही समझ गए कि एन पे चारों ग्रुप अलग अलग कर दो। ठीक है ना। बस एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, उसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, पिरामिडल इन्वर्जन और ऑप्टिकल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन, या इसको बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन और नाइट्रोजन इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब तो समझ में आ गया होगा, पिरामिडल इन्वर्जन और नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बोर्ड पे, मैं इसके लिए ना अलग पेज ऐड कर रहा हूं इसमें। ये मेरे पास किसी को लिखना हो तो देख लो, अगला पेज पे चल रहा हूं मैं। चलो, चलिए देखो, ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है जी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब जो ये लोन पेयर है ना, इसका एक हमारे पास काम हुआ था SN2 में। SN2 में, SN2 में पता है क्या हुआ था, जो आपके पास sp3 हाइब्रिड कारेल एल्काइल हैलाइड था, वो एक ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 थी, लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। क्लियर ना, लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। अब मैं फिर आपसे कहूंगा कि कोशिश पूरी करो कि लेवल 1 को 2-3 बार कर लो, 4 बार कर लो, हर एक क्वेश्चन को समझ के कर लो ना। लेवल 2 पे अगर जोर नहीं लगता है, जैसा कि मैं अपने ड्रॉपर को बोलता रहो, फायदे में रहे। मेरे किसी भी ड्रॉपर ने लेवल 2 किया ही नहीं। क्लियर ना, फिर भी 652 660 वाले मार्क्स मेरे पास है बच्चों के। क्लियर, और बिल्कुल जीरो से आए थे, नथिंग, कुछ नहीं आता था उनको, जीरो। क्लियर ना, ऐसे मेरे से नंबर लेके आप इंडिविजुअली मेरे को फोन करना, मैं उन बच्चों का नंबर दे दूंगा, खुद ही बता देंगे आपको कि हमें क्या आता था क्या नहीं आता था, और हमने कैसे किया काम सारे साल में ना। तो ये थोड़ा सा है कि आता कुछ नहीं था फिर भी सीख गए। बस ये कि ड्रॉपर में होता है कि हम 11th 12th इकट्ठी पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी 12वीं चल रही है, तो तुम्हें जैसे ही मौका लगेगा उसके बाद तुम्हें 11th पढ़ानी है। तो R1 R2 R3 है, SN2 की बात कर रहा हूँ। SN2 में हमने देखा ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में ना एक sp2 हाइब्रिड स्टेट बनी थी, sp2 हाइब्रिड। वैसे ही जो इसका लोन पेयर है ना, लोन पेयर, क्लियर, ये पार्टिसिपेट करता है, किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, इन द इन्वर्जन, इन द फ्लिपिंग, इन इन्वर्जन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फ्लिपिंग। फ्लिपिंग कैसे होएगा, चेक करना पहले। ये नाइट्रोजन है, यहाँ R1 R2 R3 है, क्लियर। या तो एक और तरीके से बना सकते हो, ये लोन पेयर बना दिया इसका, ये R1 R2 R3 बना दिया, ये sp2 हाइब्रिड स्टेट हो गई है, ट्रांजिट स्टेट है ये। और उसके बाद होएगा क्या, ये जो लोन पेयर है इस डायरेक्शन में फ्लिप कर रहा है ना, तो नाइट्रोजन के जो R1 R2 R3 थे वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए। नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वर्जन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, भाई सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, और जो भी क्लाउड वो लोन पेयर है, सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड होएगा तो लूजली होल्ड होएगा, और जो भी लूजली पैक्ड है, लूजली होल्ड है, क्लियर, वो फ्लिप करता है। फ्लिप करने का मतलब समझ गए आप लोग, ऊपर नीचे जाना। लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपको पता है रेट ऑफ इन्वर्जन क्या है, रेट ऑफ इन्वर्जन ऑफ लोन पेयर, रेट ऑफ इन्वर्जन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻10 पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10⁻10 टाइम्स, एक सेकंड में 10⁻10। 10⁻10 का मतलब 10,000, 100, 150, ऐसे नहीं। 10⁻10 का मतलब है अरबों में पहुंच गया मामला।
बिलियंस में पहुंच गया, 10⁻⁹ तो बिलियन होता ही है ना, तो 10 बिलियन टाइम्स 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। इसीलिए ना इसका सेपरेशन मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जो बात मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं आपको, ये लाइन सुनो क्या कह रहा हूं मैं आपसे। ड्यू टू फास्ट, ड्यू टू फास्ट फ्लिपिंग और इनवर्जन्स, सेपरेशन वर्ड का हमारे ऑप्टिकल में एक नाम आया था, रिजोल्यूशन। ड्यू टू फास्ट इन्वर्जन, रिजोल्यूशन, जिसको रिजोल्यूशन वर्ड याद नहीं रहा हो तो सेपरेशन वर्ड डाल लेना। ड्यू टू फास्ट इन्वर्जन रिजोल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स ऑफ द टर्शरी अमाइन, क्या हो गए, डिफिकल्ट हो गए। क्या डिफिकल्ट हो गया, सेपरेशन डिफिकल्ट हो गया। ड्यू टू फास्ट इन्वर्जन रिजोल्यूशन मतलब सेपरेशन ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स ऑफ 3 डिग्री अमाइंस क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, रिजोल्यूशन। तो इसलिए बार बार एक वर्ड आता है, 3 डिग्री अमाइंस अगर आपके पास है और वो कायरेल है तो वो नॉन रिजोल्वेबल मिक्सचर है। अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन कायरेल है, इफ यू हैव द 3 डिग्री कायरेल, 3 डिग्री कायरेल अमाइन, then that 3 डिग्री chiral amine is always non resolvable. What mean of non resolvable? इसका मतलब है आप उन सबका सेपरेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप उसको क्वाटनरी 4 डिग्री कायरेल अमोनियम सोल्ट लेकर आ जाओ, 4 डिग्री कायरेल अमोनियम सोल्ट लेके आ जाओ, तो बच्चे खुद ही समझदार है, लोन पेयर जो पंगे ले रहा था वो तो खत्म ही हो गया। लोन पेयर जो बार बार इन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहा था वो तो खत्म ही हो गया। तो अब इसका इन्वर्जन में पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगा, नो इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन में पार्टिसिपेट बंद हो गया। अब जब इन्वर्जन में पार्टिसिपेशन बंद हो गया तो ये वाला मिक्सचर अगर आपके पास हो तो ये रिजोल्वेबल है, मतलब इसका सेपरेशन कर सकते हो। नॉन रिजोल्वेबल नहीं है, ये रिजोल्वेबल है। 3 डिग्री कायरेल नॉन रिजोल्वेबल है और ये रिजोल्वेबल है क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है ही नहीं, इन्वर्जन होएगा नहीं। ऊपर लिख चुका हूं मैं वैसे, जब इन्वर्जन नहीं होएगा, फ्लिपिंग नहीं होएगी तो मिक्सचर कैसे मिलेगा। इवन ये भी मान के चलो, अगर कोई पूछ लेता इज इट कायरेल, आप बोलो कायरेल तो है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरेल में प्रॉब्लम थोड़ी है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। भाई इतना फास्ट इन्वर्जन हो रहा है, फास्ट एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, फास्ट एक दूसरे में बदल रहे हैं, तो ऐसा मिक्सचर टोटली ऑप्टिकली क्या होएगा, इनएक्टिव। एक बार पीछे चले, हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग थी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हमारी हेडिंग में हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में देखा, टर्शरी में देखते देखते हमें एक बात समझ में आई, याद आई कि हमें एक पिरामिडल इन्वर्जन, नाइट्रोजन इन्वर्जन बताना है। और एक बात बताइए आपको कि फर्स्ट भी sp3 है, थर्ड भी sp3 है और एक sp2 हाइब्रिड स्टेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं। और क्यों इन्वर्जन कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जी लोन पेयर ना सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड था, लूजली बॉन्डेड था, दैट्स वाई इसका इन्वर्जन बड़ा फास्ट स्पीड से हो सकता है। और अगर मैं इसका लोन पेयर यूज कर लूं, इसको क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट में बदल दूं तो कोई इन्वर्जन नहीं है, रिजोल्वेबल, हाँ बिल्कुल सेपरेशन हो सकता है क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो भाई ऊपर नीचे जाएगा कौन, घूमेगा कौन, क्लियर। लो जी, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, ये आपके पास टर्शरी अमाइन है, ये इन्वर्जन पिरामिडल इन्वर्जन की बात हो रही है और वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बता रखा है। चाहो तो आप भी वहां ऐड कर लेना कि दो फेजेस के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, क्लियर, वहां हल्का सा आएगा बस, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज एट ओनली 25 किलो जूल है दो फेजेस के बीच में। और ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे। ये जो मैंने आपको बोर्ड पे बनवा दिया उसकी नकल है, ये sp3 है, लास्ट भी sp3 है, इसके बीच में एक sp2 हाइब्रिड स्टेट है, ठीक है ना जी। उसके बाद ड्यूरिंग द नाइट्रोजन इन्वर्जन द स्टेट ऑफ हाइबो, सब बता दिया मैंने आपको।
रेट ऑफ इन्वर्जन वेरी फास्ट है, 10⁻10 पर सेकेंड, बड़ा खतरनाक स्पीड है। इस वजह से ये जो रेसमिक मिक्सचर है इसका रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सब आपके बोर्ड पे आ चुका है, टेंशन मत लो, सिर्फ सुनो। अब आप देखो, अगर मैं इसका लोन पेयर यूज कर लूं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ द क्वाटनरी सोल्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, देन वी कैन इजीली आइसोलेटेड और रिजोल्व द क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। अगर कोई क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट कारेल है तो उसका रिजोल्यूशन पॉसिबल होगा, उसका रिजोल्यूशन पॉसिबल होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये टास्क आपके पास गया, जल्दी से आप देख लो। पहला वाला वेरी गुड, दूसरा वाला, अगला वाला, नेक्स्ट, ठीक है भाई। Y is an amine of the type R, R dash, R double dash N chiral, and why can't their enantiomers be separated? आप बोलो भी उसके अंदर अनसिमेट्री आ गई है इसीलिए वो कारेल है, बट ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, सुना क्वेश्चन आपने, पढ़ लो। Y is an amine of the type R, R dash, R double dash N, R, R dash, R double dash लोन पेयर करेल, एंड व्हाई कांट देयर एनेंटियोमर्स बी सेपरेटेड, उनके एनेंटियोमर्स का सेपरेशन क्यों नहीं हो सकता? तो आंसर है लोन पेयर का फास्ट फ्लिपिंग। सदमे में हो क्या? अब जिंदगी भर सदमे में रहोगे क्या है? हाँ जी, ये इनके कॉमन नेम है। अगर कोई कॉमन नेम जानने में इंटरेस्टेड हो, जैसे आपने कीटोन्स के किए थे ना, वैसे सेकेंडरी अमाइन के होते हैं कॉमन नेम। 1 डिग्री अमाइन का जो कॉमन नेम है वो एल्काइल अमाइन है। 2 डिग्री का डाई एल्काइल अमाइन है, ऐसे कीटोन्स के किए थे आपने। 3 डिग्री अमाइंस का ट्राई एल्काइल अमाइन है, ठीक है ना। जैसे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके बुक में है ये, पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर 90 पे एक बार इसको चेक कर लेना। पेज नंबर 90 पे है ये, एक बार सारा चेक कर लेना। किसका नाम इथाइल अमाइन है, इथेन अमाइन आईपेक नेम हो गया। इसका नाम एन प्रोपाइल अमाइन है, 1 प्रोपेनामाइन इसका आईपेक नेम हो गया। पर यार इसका नाम तो आइसोप्रोपाइल अमाइन है, ओके। NH2 के लिए कोई सफिक्स ही है, और प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे लाना कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन नहीं है ना। अगर मैं अमाइंस का एपिक नोमेनक्लेचर करूं तो मैं इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखूं, बट पहले नंबर पे रखूं, ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि NH2 में कार्बन तो है नहीं। दैट्स वाई तीसरे वाले का नाम प्रोपेन 2 अमाइन आ जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, और कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अमाइन है। अगला वाला सीधा सीधा सेकेंडरी अमाइन हो गया, चौथे नंबर पे पड़ा है जो इथाइल मिथाइल अमाइन। आईपेक नेम देना है तो ईथर के तरीके से देना, कैपिटल एन मिथाइल इथेनामाइन, कैपिटल एन पे जैसी हो गया ना। हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो। अब इसका मुझे आईपेक नेम देना है, तो छोटे वाले को एन एल्काइल, जो स्मॉल वाला है छोटा वाला, और एल्केन जो लॉन्ग वाला है, सफिक्स अमाइन, तो ये एन मिथाइल इथेनामाइन बन जाएगा, एन मिथाइल इथेनामाइन। इसलिए आपको होमवर्क दिया, और होमवर्क में से भी 40% काम मैंने कर दिया। देखना जरूर इसको, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एटलीस्ट एक चैप्टर तो अच्छा हो जाएगा। अगर अभी सुनना शुरू करोगे, 7 लेक्चर है अपने पास, 4 लेक्चर अपने पास बायोमोलिक्यूल के। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेना एक बार ध्यान से। ये टोलुइडीन है, ऑर्थोटोलुइडीन, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन है, एनिलीन तो सबसे फेमस है ही। बाकी आपका होमवर्क है, एक बार चेक जरूर करना इसको। मैं आपसे पूछूंगा कल की कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आप मुझे बताओगे कल। लो जी, आपका फेवरेट टॉपिक क्या शुरू हो गया, प्रिपरेशन मेथड्स। तो आपको पता है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन 11वीं क्लास का कोई भी चैप्टर अमाइन बनाने में कैपेबल नहीं है। सीधा सीधा 12वीं क्लास ही काम आएगी हमारी।
जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंडिंग पे आए ना, तो 11वीं क्लास बिल्कुल सरेंडर कर गई है, कहती जी हमसे नहीं बनते हमारी। नहीं तो पिछले चैप्टर तक तो सब कुछ बना ही रहे थे, एसिड तक बना रहे थे आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। जीएमपीस, किसी को अभी तक ये कंफ्यूजन तो नहीं है जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था ना, एक बच्चे ने पूछा था सर बस एक कंफ्यूजन है मुझे। मैंने कहा क्या? कहते इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जब ऑर्गेनिक खत्म हो रही थी ना, मैंने कहा इसका मतलब है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसको एमओपी भी लिख सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलो आपको फुल फॉर्म पता चली, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर टू चैप्टर चलते हैं। वैसे जनरल बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। हम ना एल्काइल हैलाइड हमारे 12वीं क्लास का चैप्टर उठाते हैं, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ रहा है, टर्म 1 में ना। तो एल्काइलाइड से अगर किसी ने अमाइन बनाने हो, सिंपल एल्काइलाइड प्लस अमोनिया। अमोनिया तो था नहीं ना, इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना बच्चे। तो प्राइमरी अमाइन और अमोनिया, अमोनिया एक्सेस कर दो, अमोनिया एक्सेस कर दो, तो सीधा सीधा प्राइमरी अमाइन बन गया। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस कर दो, सुन पा रहे? तो अब धीरे धीरे सेकेंडरी से, टर्शरी से, क्वार्टनरी से ऐसे बात बढ़ती जाएगी जिसको। हाँ जी, अवनीत कुछ बोला? अभिषेक के घर से आवाज आई थी क्या? गलती से मैं तो माइक ऑन ही रहना चाहिए, गलती से हो रहा है तो इसका मतलब गलती थोड़ी है, वो माइक तो ऑन ही रहना चाहिए। वैसे तो क्लास से बैठे हम मुंह थोड़ी बंद करेंगे। हम्म। लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछले 6-7 महीनों में नहीं सीखा ना, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर गए अपनी लाइफ में ना। चलो जी, हेडिंग शुरू हो रही है, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ द अमोनिया। आपको याद भी आ गया होगा ये, ऐसे वर्ड हमने पहले भी लिखे थे, एल्काइलेशन ऑफ द अमोनिया। 5वें दिन तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, बोदर ना करो, बस सुनते जाओ ध्यान से ना। तो बार बार पूछ लो अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो चैप्टर अच्छा है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो इसका सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों? एल्काइलाइट। रिएक्शन किससे करवा रहे हो जब नाम ही अमोनिया आ गया है? मान लो अमोनिया एक्सेस हो गया, प्राइमरी अमाइन पे रुक गए आप जाकर, ठीक है। लेकिन अगर एल्काइलाइड एक्सेस हो गया, चेक कर लेते हो रिएक्शन का टाइप क्या है। इसमें तो आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। आप एल्काइलाइड का नाम सुनते हो, आपके दिमाग में कौन सी मैकेनिज्म जाती है? एसएन, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ आरएक्स, वैसे रिवीजन रिवीजन किया है पिछले 5-4 दिन में है? उस रिवीजन से एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है बच्चे को, अच्छा ये तो पहले समझ ही नहीं आता था, ओए ये तो आसान था, ओए ये तो समझ में आ रहा है। ऐसा भी होता है 7-8 दिन के रिवीजन से, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन वो भी अगर आपने लूज किया, आप भारत भ्रमण पे निकल गए, घूमने निकल गए, तो फिर अलग बात है। ऐसा आप कर सकते हो। क्या कह रहा है अवनीत? पेपर नहीं, कल तो आरपी असाइनमेंट मिला के डालना होगा ना पेपर तो। ये भी एक स्ट्रेटजी ठीक थी, मुझे बुरी नहीं लगी स्ट्रेटजी भी। लेकिन उस स्ट्रेटजी को आप डेंट पता कैसे मारते हो? आप अकेले आरपी असाइनमेंट करते हो, पेपर रिवीजन ही नहीं करते थ्योरी का। हाँ, वो नहीं की तो अच्छा किया। क्लियर? उसके बाद अगर आपके 650 आते तो आपने थ्योरी का रिवीजन करके 650 अच्छे ले लिए। आपने फोकस कर लिया, किताबों को उठा के साइड में रखो, आरपी असाइनमेंट के एक आंसर हट लो, किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? आप खुद को। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है ना। तो एल्काइलाइड प्लस अमोनिया, ये प्राइमरी अमाइन बन गया, माइनस एच एक्स हो गया। अब आप सोचो, एल्काइलाइड एक्सेस में था, ये ज्यादा ले रखा था, या तो मैक्सिमम जनता को आई गया होगा। तो एल्काइलाइड पे अब ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, माइनस एच एक्स होएगा, R2NH बनेगा, तभी इसको एग्जॉस्टिव बोला हुआ है। फिर RX, माइनस एच एक्स, फिर ये R3N, फिर RX। अब एच एक्स तो माइनस हो नहीं सकता, तो R4N प्लस एक्स, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट आपका फाइनल आंसर आ गया। और शायद अब तक तो आपको इतना पता चल गया होगा कि हमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड पे ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखना चाहिए,
टर्शरी एल्काइल हैलाइड पे ना तो हमें सोडियम लिखना चाहिए वर्ड्स रिएक्शन, इतना तो आपको धीरे धीरे समझ आ गई होगी अगर आपने रिवीजन किया तो, ये कंडीशनल है बात, ठीक है ना। तो अगर आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ मिथाइल कार्बन मिथाइल, ये लो जी, यहां अमोनिया लिख दिया और साथ में हीटिंग कर दी, फिर तो हो गया काम। आपको पता है कि अमाइन अमोन तो बनना नहीं कुछ भी, आपके पास माइनस HCl होकर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। और कल की ऑर्गेनिक देखो तो बल्ले बल्ले थी, अगर किसी ने पेपर संभाला हो तो। एक तो एंटी मार्कोवनिकोव अटैक था, और आपको पता है एक बच्चे के 690 नंबर आए कल के पेपर में, लेकिन वो क्वेश्चन गलत करके आया। अगर वो सही कर देता तो उसके 695 हो जाते। सोचने वाली बात है, उस बच्चे ने एंटी मार्कोवनिकोव अटैक ऑफ HBr ऑन द एल्कीन गलत कर दिया, उसके 5 नंबर उड़ गए। और उस बच्चे ने क्वेश्चन पता है और कौन सा गलत किया, मेटामर ढूंढने वाला, तो C4H10O मेटामर, वो भी गलत कर दिया, मींस उसके 700 नंबर हो जाते, ठीक है ना। उसने अच्छे वाले क्वेश्चन तो अटेम्प्ट, तो ये एक्चुअल में ना उसकी गलती है ही नहीं, बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है। वो टाइम जिस टाइम पे आप पेपर में बैठे होते हो ना, उस टाइम का अगर पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो फिर आप ना पैनिक हो जाते हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा हमें मैनेज करना होता है, और कोई मैनेज करने वाली बात नहीं तो 690 तो लेके आ ही गया बच्चा, तो 700 भी पहुंच सकता था वो, है ना। हाँ जी, तो एक्सोस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया की बात समझ में आ गई। और ये देखो ना, यही टर्शरी तुम्हारे सामने रख देगा पेपर में, एरो के ऊपर सोडियम लिखा रहेगा और तुम उसका वर्ड्स करवा के आ जाओगे, क्योंकि पहले ऑप्शन पे होएगा, लेकिन आंसर उसका एल्कीन आ रहा होगा, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद सोडियम, टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन भाई साहब ने एल्कीन ही अपना आंसर देना है। और ये एसएन रिएक्शन है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पेज आगे करूं, लो जी। तो कुल मिलाकर क्वाटनरी अमोनियम हैलाइड ऑन हीटिंग विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव्स क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो कोई फालतू की बात है कि अगर मेरे पास कोई भी R4N प्लस हैलाइड बना हुआ है, उसको Ag2O मोइस्ट, और सबको पता है Ag2O मोइस्ट का दूसरा मतलब होता है AgOH, तो R4N प्लस OH बन जाएगा। लेकिन इसका करें क्या, इसको बाद में कुछ करेंगे, इसका होपमैन्स एलिमिनेशन में यूज करेंगे इसका। तो जो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ना, इसको प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर ही एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होपमैन्स एलिमिनेशन में यूज करेंगे, पक्का करेंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जी, इफ एल्काइल हैलाइड इज मिथाइल आयोडाइड देन प्रोसेस इज कोल्ड एक्सोस्टिव मिथाइलेशन। मुझे लगता नहीं कि मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मिथाइल यूज कर दिया तो एक्सोस्टिव मिथाइलेशन हो गया। सिमिलरली एरोमेटिक अमाइंस आर आल्सो अंडरगो सिमिलर रिएक्शन। एनिलीन से शुरुआत कर देना, यूं करते हैं, काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में स्टार्ट विद एनिलीन कर लेते हैं, एनिलीन पे अमोनिया का रिएक्शन करवा देते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये मिथाइल आयोडाइड, मेरी गलती, मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवा देते हैं। मुझे पता है और आपको भी पता है, ये वाला लोन पेयर डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इस बॉन्ड के टूटने के चांस तो नेग्लिजिबल है, तो सीधा सीधा आप समझदार बच्चे हो, NH मिथाइल। अगली बार फिर मिथाइल आयोडाइड का अटैक, लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा लगा रखा है आपने जानबूझकर, फिर न्यूक्लियोफाइल, तो अब N पे 2 मिथाइल, लेकिन अभी भी आप नहीं हट रहे, तो अब क्या करोगे, फिर अटैक। अब -HX होने के चांस तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, 3 मिथाइल प्लस का चार्ज आयोडाइड, क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड बन जाना है, क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड बन जाना है। और इसी को उसने मिथाइल यूज करने की वजह से ना क्या बोला हुआ है, एक्सोस्टिव मिथाइलेशन। और एक बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, वो आप इंपोर्टेंट करके या नोट करके अलग से लिख लो।
कि एल्काइल हैलाइड पे अगर अमोनिया एक्सेस ले लूं तो कहानी यही रुक जानी है। न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गई ना यार। RnH2 अब अटैक किस पे करवाऊं मैं? मेरा सबस्ट्रेट ही खत्म, सबस्ट्रेट है ही नहीं मेरे पास, कहानी खत्म। ठीक है जी। टर्शरी की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अमोनिया के साथ ये आंसर गलत है, पीछे लिखा जा चुका, तो इसके नोट्स बन चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट आएगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा एल्कीन। तीसरी बार बोल देता हूँ, टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद सोडियम, टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। कभी भी आप सोचो ही मत कि आपको एल्केन बनेगा, अवर्स रिएक्शन चलेगी, अमाइन बनेगा, भूल जाओ, क्योंकि टर्शरी इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव। अगर आपसे कोई बोलता है अल्काइलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो आपने कहा आर अलग है कि हेलोजन अलग है? मैंने कहा जी आर अलग है। आपने कहा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मैंने कहा चलो आर सेम है। आप बोलोगे फिर आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड। कल क्वेश्चन आ रखा था बोन डिसोसिएशन को लेकर, आर एफ आर सी एल आर बी आर आ रही, बोन डिसोसिएशन। इसमें कोई अलग से जोर तो मारना नहीं था। कुछ बच्चे वहां पेपर में बैठ के सोचने लगते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई चाल चल रहा है पेपर सेंटर, और इसमें कौन सी चाल चलेगा? आर एफ आरसीएल आरबीआर आ रही, आर एफ का बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट है, आरसीएल का इजी है, आरबीआर का और इजी है, आर आई का सबसे इजी है, उसमें कौन सी चाल चल रही है बेचारे ने? क्लियर? हाँ, अगर वो डाइपोल मोमेंट पूछता ना तो वो भी आपको बता रखा था, वो कुछ अच्छा था, वो पूछा नहीं उसने। वहां आरसीएल आर एफ आरबीआर आ रही है, अगर आपको याद हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आपने रिवीजन में डालना हो चीजों को। लेकिन क्वेश्चन वो डाला नहीं उसने, बॉन्ड डिसोसिएशन डाला है, आसान था, तो बच्चे टिक मार के आ गए इसको। लो जी, तो अब अराइल हैलाइड प्लस अमोनिया की रिएक्शन करवानी है। लो जी, तो बच्चे समझदार हैं, नो रिएक्शन का टैग लिखकर चलो डबल बॉन्ड करेक्टर। आपको पता है SnAr करवाने के लिए आपको या तो उसको बेंजाइड बनाना पड़ेगा या फिर आपको ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? बोलो जी, कहानी क्लियर है सारी की सारी? और मैं तो बार बार कह रहा हूं यार, एसएन रिएक्शन हो रही है, जो जो एसएन रिएक्शन में दिक्कतें करता है उसको मत लो बस। जो जो एसएन रिएक्शन में दिक्कतें करता है, जो वहां एसएन रिएक्शन में, अब देखो ना 3 डिग्री, क्योंकि इसमें एल्कीन बनने के चांस है, बीटा एल्काइल ग्रुप नियोपेंटाइल हो गया जैसे ये वाला। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में साथ साथ में लिखते रहो, नो रिएक्शन का टैग मार के, क्योंकि ये एसएन रिएक्शन में कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें होना क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अमोनिया इस पे रिएक्शन कराया, हाउ द अमोनिया अटैक्स ऑन अल्फा, क्योंकि आपको पता है बैक अटैक है, और वैसे भी कौन था, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी हेलाइड, तो प्राइमरी हेलाइड पे तो आप SN2 ही कराओगे, और SN2 में बैक अटैक के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए नो रिएक्शन का फिर टैग लग गया। ठीक है जी, एग्जाम्पल 3 को होमवर्क ले लो, लेकिन कर लेना भाई, क्योंकि अब चीजें तो आपके हाथ में आ गई है ना। ठीक है, एग्जाम्पल 3 को कर लेना भाई, डाउट हो तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ। एग्जाम्पल 4 भी आपके पास टारगेट चला गया है। लो जी, अब एल्कोहल के अमोनोलाइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 2, प्रिपरेशन मेथड नंबर 2, अमोनोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलाइसिस वर्ड होता है ना, अमोनिया की हेल्प से कंपाउंड को तोड़ना, अमोनोलाइसिस ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल में थोड़ा एसएन ना डिफिकल्ट हो जाती है, आपको पता है OH कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो सबस्ट्रेट आपका प्यारा प्यारा एल्कोहल, रिएक्शन किससे करवानी है, वही पुराने वाला अमोनिया, क्योंकि NH, नाइट्रोजन कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, जो सबस्ट्रेट है उसमें नाइट्रोजन तो है ही नहीं पुत्र जी। और तभी मैं कह रहा हूं सीक्वेंस में चलो। सीक्वेंस मतलब क्या, फर्स्ट टोल एल्काइलाइड सारा एक्सप्लोर कर लो,
और 100% पता था क्या क्या हो रहा है, पुरानी बातें थी लेकिन फिर भी करवा दी। फिर अगला चैप्टर एल्कोहल उठा के बैठ जाओ, एल्कोहल पे भी अमोनिया नाइट्रोजन है ही नहीं आपके पास, क्लियर। हाँ, लिविंग ग्रुप पुअर है, तो क्या करें भाई, तो कुछ ऐसा कैटलिस्ट ले लो जो लोन पेयर पे अटैक करके उसको बाहर करने में हेल्प करे। तो वो मेरे पास है कैटलिस्ट Al2O3। ये दो काम करेगा, इज टू रिमूव OH और वाटर एब्जॉर्बर। OH को दूर करने में और पानी को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करेगा। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना आपने इसके अंदर। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर मैं अल्कोहल को एक्सेस लेकर, पुरानी बात याद कर लो, अमोनिया से रिएक्शन करवा दूं, RNH2 प्राइमरी अमाइन बनेगा, ये फिर अल्कोहल पे अटैक करेगा, एसएन रिएक्शन होगी, माइनस वाटर हुआ, ठीक है जी, या फिर माइनस वाटर होएगा और RNHR सेकेंडरी बन जाना है, फिर अल्कोहल पे इसका अटैक होएगा, उसके बाद फिर एसएन रिएक्शन चलनी है, माइनस वाटर होना है और ये टर्शरी अमाइन तक पहुंच के कहानी खत्म। ऐसा क्यों है बताया था आपको, OH इज नॉट द गुड लिविंग ग्रुप, OH की एसएन रिएक्शन कोई आसान नहीं है, तो इसलिए इसकी कहानी टर्शरी अमाइन पे पहुंचे खत्म हो जाएगी। इससे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं बनता है, इससे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं बनता है, इससे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं बनता, इसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। उसके बाद आपके पास है कि जो आप ऑक्साइम वगैरह है, क्लियर, उनका फर्दर रिडक्शन करवा दो, क्योंकि नाइट्रोजन तो फिर भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। मैं फिर आपको वापस कह रहा हूं कि थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचो कि पहला हमारी 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कौन है, दैट इज अल्काइलाइड, उससे बना लिया, एल्कोहल उससे बना लिया, एल्डिहाइड कीटोन ही आ जाए तो एल्डिहाइड कीटोन पे वापस देखो, एल्डिहाइड कीटोन खुद में तो एन है नहीं ना, तो इंट्रोड्यूस करवाओ। वो दो तरीके से हो सकता है, अमोनिया से रिएक्शन करा के IMINE बना दो, इमाइन, वो आप ऑक्साइम बना दो और उनको फर्दर रिड्यूस कर दो, उनको फर्दर रिड्यूस कर दो। तो जो हमारे पास हेडिंग है, क्लियर ना, इसके अंदर वो एक बार नजर मार लो, वो कह रहा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स प्राइमरी अमाइन अगर आपको बनाना है, तो ये एल्डिहाइड में लिखूंगा बोर्ड पे, टेंशन मत लो, पहले सीख लो एक बार रिवीजन। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाँ जी है, ये ऑक्साइम है, हाँ जी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा के इनसे अमाइन बना दिया हमने। तो आओ मेरे साथ अगले पेज पे, लो जी, तो हेडिंग डली ना अभी तक, नहीं, थर्ड नंबर लिख लो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। लो जी, तो सबस्ट्रेट हमारे कौन है, एल्डिहाइड कीटोन्स। तभी कह रहा हूं कि अगर वो चैप्टर हमारे पढ़े हुए हैं और आ, उसका रिवीजन आपने कर रखा है, तो आपके लिए बड़ा आसान काम। कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन किससे करवानी है, विद NH2OH, इसको बोलते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड फॉलोड बाय रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट पीटीपीडी निकल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, हाँ जी, C डबल बॉन्ड हो, अगर एल्डिहाइड शुरुआत करनी है तो कर लो,
NH2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, शायद याद आ गया हो। रिएक्शन विद अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये लो जी, वाटर का एलिमिनेशन हुआ। आपको ये भी पता है पीएच हम लोग माइल्ड एसिडिक लेते हैं इस जगह पर, पूरा मैकेनिज्म आपको बता रखा है। ये आपके पास एसिड एल्ड ऑक्साइम बन गया, एसिड एल्डिहाइड से एसिड एल्ड ऑक्साइम, एसिड एल्ड ऑक्साइम, एसिड एल्ड ऑक्साइम, बस रिड्यूस कर दो। वो पीटीपीडी निकल ले लो भाई, डबल बॉन्ड है तो पीटीपीडी निकल क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। साथ में पानी लेना जरूरी होता है, क्योंकि H माइनस जाएगा दूसरा H प्लस जाएगा, एक H माइनस जाएगा दूसरा H प्लस जाएगा, तो बनना क्या है, ये CH3 ये वाला, CH ये वाला, इसी पे H जाना है, ये NH2 प्राइमरी माइन, इथेनामाइन, CH3 CH NH2, और ये बाहर निकल जाएगा आपके पास। पीटीपीडी निकल लो तो और भी आसान है, क्योंकि उनका तो काम ही है, वो तो एक्सपर्ट है इसी काम के। अब कीटोन ले लो, वही H2NHOH लिख दिया, वही वाटर का एलिमिनेशन हुआ, वही माइल्ड एसिडिक कंडीशंस हैं, वही एसीटोन ऑक्साइम बन गया, वही एसीटोन ऑक्साइम बन गया, वही पीटीपीडी निकल ले लिए, वही CH3CH NH2। इज इट सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी? ठीक है ना, तो प्राइमरी अमाइन ही बन पा रहे इससे। प्रोपेन टू अमाइन, जो एक टेबल आपको होमवर्क मिला हुआ है, चेक करना उसको। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स, ठीक है भाई, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। ये आपके पास रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स थर्ड मेथड था ये, और ये एग्जैक्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, उससे ऑक्साइम बनता है, उस मैकेनिज्म पे जाने की नीड नहीं है। ऐसे थोड़ी भी हमें ऑक्साइम बनाना तो उसकी मैकेनिज्म वापस पड़ेगी ना, ना पता ही है बात से। OH2 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 पानी निकलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है, ऑक्साइम बनता है, बस उसको रिड्यूस कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या ना अमोनिया की रिएक्शन करवाएगा। तो अमोनिया की रिएक्शन से याद करो, एल्डिमीन आपको पता है, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, बेंजाल्डिहाइड के साथ, ऐसा क्वेश्चन भी था आपके। आउट ऑफ द फोर विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन डिफरेंट मैनर विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, आपका आंसर था अमोनिया, क्योंकि बाकी तो सब एक ही तरीके से करते हैं। NH2NH2 से हाइड्रोजन बन रहा है, NH2OH से हाइड्रोक्सिलामाइन बन रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ब्रेडीज रिएजेंट से आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है, जो एल्डिहाइड कीटोन की टेस्टिंग में काम आता है। अब क्या करें, आपको पता है हेडिंग डल रही है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हेडिंग क्या है भाई, रिडक्टिव अमाइनेशन। हेडिंग में हम चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहने देंगे, तरीका हम अपना लगा देंगे बस। रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों, एल्डिहाइड कीटोन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से ना कल ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसके ऑप्शन थे 219.2 m, 219.3 m। सोचो, C इज इक्वल टू लैम्डा पे क्वेश्चन था, लेकिन एक बहुत बढ़िया चांस पता है क्या था, जिसने भी एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कर रखे थे ना, उसको आंसर ही याद था, वर्ड भी नहीं बदले भाई ने। एनसीईआरटी के इंडेक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव डाल के नीट में डाल दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी खोलते हो तो क्वेश्चन पड़ा हुआ था। और जो भी कैलकुलेशन करता है, मान लो मेडिकल का बच्चा, तो वो कैलकुलेशन इसके बाद उसका ना बस ऐसे बेचैनी होने लगती है। जैसे मान लो उसका 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, जैसे ये पहुंचेगा उसके बाद उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं भी, अरे बस हो गया अब तो इसके बाद। तो फिर वो इस पर टिक मार के आ जाएगा, जबकि उसके नीचे आंसर पड़ा था 219.29। हमने कल कैलकुलेशन की ना, जब हम की बना रहे थे बैठ के, तो आंसर था 219.29। अब हमने भी 219.2 पे टिक मारा, फिर हमने कहा नहीं, जिस हिसाब से नजदीक नजदीक है, इतना तो एप्टीट्यूड भी बच्चे का भी काम कर सकता है पेपर में, कि अगर नजदीक नजदीक दे रखा है तो मुझे 2 डिजिट तक जाना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? वो चाल है यार उनकी, कुछ साफ दिख रहा है, ये तो चाल है। लिटरली उस पेपर सेटर ने चाल चली है, तो किसका क्वेश्चन गलत करवाना ही है। इस पर टिक मार के आ गया वो। आगे 29 था, 29 का राउंड फिगर किया 219.3। और जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी वो क्वेश्चन भी सोल्व करके आया, कहता सर इसका आंसर तो याद है मुझे 219.3। ये हालत है। तो कुल मिलाकर थोड़ी बहुत गेम वो खेलते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं कि सारे क्वेश्चन में गेम खेलेंगे। ये नजदीक नजदीक के क्वेश्चन थे, 219.2 ना 219.3। लेकिन फिर मैंने एक साथ में मैसेज भी दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है विदाउट लैंग्वेज चेंज। बस उसमें सब्जेक्टिव है, यहाँ उसने ऑब्जेक्टिव बना दिया, 4 ऑप्शन बना दिए। तो सबस्टेट कौन है भाई, इसी चैप्टर में वापिस आ जाए। तो एक मैसेज था कि जब तक हमारे बोर्ड के एग्जाम हो, तभी तो बोलता हूँ कि बोर्ड वाले जो इस साल 12वीं में ना, वो एक बहुत अच्छे, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है खतरनाक वाली, क्लियर। और वैसे भी पिछला साल का जो 12वीं वाला था उसको तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली। पेपर होना चाहिए मई में, वो जून में भी नहीं हुआ, जुलाई में भी नहीं हुआ, अगस्त में भी नहीं हुआ, सितंबर में जाके हुआ। तो 3-4 महीने तो उनको वैसे ही फालतू मिल गए। और तुम, अगर वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नहीं आती है, मैं तो कह रहा हूँ सब सुधर जाए, नहीं आए इससे अच्छा तो मई में ही हो जाए एग्जाम अगला वाला, ठीक है। तुम्हें टर्म 1 से पहले अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लेने हैं साथ साथ में ना, उसके अंदर से घुस जाओ, 4-5-6 चैप्टर ही तो है, देख लो एक बार ध्यान से। और जो करंट में चल रहा है इसको देखते ही रहो, जो भी चल रहा है ना। एक नया मिशन ले लो ना, कि ये चैप्टर जो चल रहा है इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। और मैं बैठा ही हूँ, वैसे पूछ लो, मना थोड़ी करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं बताता, एनसीईआरटी नहीं बताता मैं, सबके सब बता दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उधर से लेवल 2 मिस करना शुरू कर दो, क्योंकि वो हमें फायदा नहीं मिल रहा उसका ना, आई मीन टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग। बाकी आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, मैं मना उसके लिए नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो ये हरकत कर सकते हो आप, उतना एनसीईआरटी में टाइम लगा दो। तो हमें तो कुल मिला के सिलेक्शन से मतलब है। तो सबस्ट्रेट आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है जी। रिएक्शन किससे करवा रहे हो, अमोनिया से। और उसके बाद रिएक्शन को फॉलो किससे करवा रहे हो, रिडक्शन से। ठीक है जी, वही रिडक्शन के लिए निकल पीटीपीडी लेकर आ जाओ, बेस्ट वाले रिएजेंट है, पीछे भी मैंने सजेस्ट किए थे आपको, ले सकते हो निकल पीडीपीटी। तो आपने अमाइनेशन करवाना है, सी डबल बॉन्ड हो, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है, ये अमोनिया जी, वही माइल्ड एसिडिक कंडीशन है, वही वाटर का एलिमिनेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। और हो सकता है आज की क्लास में आपने सीखा हो कि मैक्सिमम रिएक्शन तो ये पुरानी पढ़ा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, पहले एल्काइलाइड, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में जो जो मुझे मौका मिला इन सारे कराए। एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्साइम से NH2OH से ऑक्साइम बनाए, फिर अमोनिया से मैंने रिएक्शन करवा के आपका इमाइन बनाया, IMINE, इमाइन, सेकेंडरी अमाइन है ये। फिर निकल पीटीपीडी तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है। अब एग्जाम्पल में एल्डिहाइड कीटोन्स लेकर चलोगे तो सीधे सीधे प्राइमरी अमाइन बनते हैं। इसके नीचे एग्जाम्पल में चाहो तो आप एसिटाल्डिहाइड लिख लो, एक झटके में काम करना है। तो प्लस अमोनिया माइनस वाटर, एक झटके में काम करना है, ठीक है। इधर आपके पास निकल पीटीपीडी, हाइड्रोजन ऐड होएगा, सीधे सीधे आपके पास आंसर में प्राइमरी अमाइन आ जाएगा। लेकिन जितने कार्बन आप सबस्ट्रेट में लेके चल रहे हो ना, उतने प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो कोरस्पोंडिंग अमाइन बन रहा है, ठीक है जी। बोलो जी। अब उसने एक बात बोली हमें कि रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, अगर आप अमोनिया ना लो, अगर आप अमोनिया ना लो, तुम्हारा वो शिफ्ट बेस बना लो। एक तो था शिफ्ट रिएजेंट,
ये पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे टाइम पे स्पेस मिल गया तुम लोगों को ना, 6 7 8 दिन का, इसमें कूल होकर रिवीजन कर सकते थे, लेकिन वो हिम्मत जिसने मारी है वो सक्सेसफुली काम करेगा। तो अगर मैं अमोनिया नहीं ले रहा, अगर मैं अमोनिया नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बेस बनाकर रिडक्शन करा रहा हूं, तो मेरे पास 2 डिग्री अमाइन आ जाएगी। लिख लेते हैं जी, इफ कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, then ship base will be formed. And reduction of ship base will give the टू डिग्री अमाइन। पेपर में तो 2 डिग्री अमाइन बनाने के अलावा सिर्फ बेस भी पहचानने आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां कार्बोनिल कंपाउंड हुआ जी, ये H2NR हुआ जी, यहां आपके पास वही सब कंडीशंस हैं, माइनस वोटर हुआ, सब आपको याद ही होएगा, pH लेस देन 7 चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन चाहिए, क्लियर। लो जी, ये बन गया एन एल्काइल एल्डिमीन और कीटीमीन, एन एल्काइल जिसको सिर्फ बेस बोलते हो। उसके बाद इसका रिडक्शन करवा दिया, ये आपके पास शिफ बेस है। अगर इसका नाम रखना चाहते हो, कैपिटल एन एल्काइल एलडी और कीटीमीन। कई बार पूछ लेना शिफ बेस इज ऑल्सो नोन एज, तो ये तुम्हारा एल्डिमीन कीटीमीन ही है, बस एन पे एल्काइल लगा है। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो इसमें? तो तुम प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड पे अमोनिया का रिएक्शन करा सकते हो, एल्कोहल पे अमोनिया का रिएक्शन करा सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन पे हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन करा सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन पे तुम लोग अमोनिया का और प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवाकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब अपने दिमाग में बार बार जोर मारना, जो तुम्हारे अब तक सिलेबस के पार्ट थे उनमें अमोनिया तो होता ही नहीं था, तो अमोनिया इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, किसी भी फॉर्म में उसमें अमोनिया इंट्रोड्यूस करवा दिया, चाहे वो NH2OH करके, चाहे NH2NH2 करके, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलमाइन अमोनिया। देन आफ्टर उनका क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? ट्रीटमेंट। क्लियर ना? तो ये सब हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चल के काम करना पड़ेगा। आगे वो लिख रहा है, अगर मैं सेकेंडरी अमाइन लेके चलता हूं, यहां सेकेंडरी अमाइन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? टर्शरी। तो अब सोचो ना, एल्डिहाइड कीटोन सबस्ट्रेट है, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन। क्लियर? अगर मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन सबस्ट्रेट है, मैं यहां पर अमोनिया का रिएक्शन करवाकर फर्दर रिडक्शन करवा दूं, अमोनिया का रिएक्शन करवाकर फर्दर रिडक्शन करवा दूं, अमोनिया का रिएक्शन करवाकर फर्दर रिडक्शन करवा दूं, और यहाँ प्राइमरी अमाइन फिर रिडक्शन करवा दिया, यहाँ सेकेंडरी अमाइन फिर रिडक्शन करवा दिया। तो बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ 1 डिग्री अमाइन बनेगा, या 2 डिग्री अमाइन बनेगा, या 3 डिग्री अमाइन। ये समरी भी बन गई है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से इमीडिएटली आप बात कर सकते हो। तो अब आपके पास, अगर आप अपनी बुक करने बैठोगे ना, तो आपने पेज नंबर 92 के फोर्थ मेथड तक काम कर लिया है। कल हम बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन पढ़ेंगे, होपमैन्स डिग्रेडेशन, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, होपमैन्स एलिमिनेशन, गैब्रियल थैलीमाइड। तो कल मैक्सिमम नेम रिएक्शन आएंगे आपके पास। और प्रिपरेशन को अगर 3 दिन में निकल जाए तो घबराना मत, क्योंकि इनकी जो रिएक्शंस है ना, वो दो ही वजह से, एन से एच हटना और एन पे लोन पे अटैक होना, बस। और बार बार प्रूव करूंगा मैं 10 12 रिएक्शन उन सबके अंदर। तो
कूल रहकर इसका रिवीजन हो, जो जो होमवर्क आपको मिला उसको रिवाइज करो। कल हो सकता है मैं आपसे बात करूं 3 मिनट कि मेरे को हेडिंग्स बोल दो प्रिपरेशन मेथड्स की। क्लियर है? चाहे वो हरमिलन से पूछ लूं या अंशिका से पूछ लूं या फिर जशन से पूछ लूं या लखवीर या फिर अवनीत से या मनु से, क्लियर, या शुभ कीरत से, किसी भी पूछूंगा जरूर। ठीक है जी। हेमल का नाम भी बीच में मिला हुआ है, ध्यान रखना। पक्की बात। चलो मिलते हैं कल फिर। ओके जी, ओके, बाय। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस।